हेलो डियर व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं देव परमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी लीड्स एकेडमी यूके। आज मैं आपके लिए जो लेक्चर लेके आया हूं बायोलॉजी का, वो है रिमेनिंग स्पेशल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्योंकि लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था उस लेक्चर में हमने 7 ब्रांचेस, स्पेशल ब्रांचेस जो हैं उनको कवर किया था। इस लेक्चर में मैं जो है रिमेनिंग 8 ब्रांचेस जो है उन पे डिस्कस करूंगा। इनके टर्म कौन सी लैंग्वेज के हैं, इन टर्म की मीनिंग क्या है, और ये लिविंग थिंग्स से कैसे डील करती हैं, और इन से हमें जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एक और बात आपको पता है, आपको बता दूं कि मैं अपकमिंग डेज में जो है मैं लाइव वीडियो और रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर जो है वो बायोलॉजी के लेके आ रहा हूं। उन एग्ज़ाम्स के सवालों पे जो सवाल मेरे हिसाब से फुली एक्सपेक्टेड हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए 2K22 के लिए, और बायोलॉजी की मैं क्रैश कोर्स सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। वो सवाल चैप्टर वाइज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, या उन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम में जो है वो 100% एक्सपेक्टेड हैं। उन्हीं पे मैं हम जो है वो प्रेप करेंगे और मैं उन्हीं पे जो है वो लेक्चर डिलीवर करूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, और आज मैं जो इस लेक्चर में आपके लिए ब्रांचेस लेके आया हूँ वो ये भी चैप्टर 1 का जो है वो 4th नंबर लेक्चर होगा। और इसमें मैं ब्रांचेस जो लेके आया हूँ वो हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्रोग्रेसिव बायोलॉजी भी इसे कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी भी इसे कहते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी भी इसे कहते हैं, पैलेंटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशो बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन पे आज मैं जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। और पहली जो स्पेशल ब्रांच है जिस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ब्रांच है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्रोग्रेसिव बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी सिंगल टर्म आप इससे ले सकते हैं, इसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है, प्रोग्रेसिव बायोलॉजी भी कहा जाता है, ये सारे टर्म इसी के हैं। ये एक्चुअली डेवलपमेंटल और प्रोग्रेसिव जो है ये इंग्लिश के टर्म है। ग्रीक का जो टर्म है वो है एम्ब्रियन। एम्ब्रियन जो ग्रीक का टर्म है, इस एम्ब्रियन से लिया गया इंग्लिश का टर्म एम्ब्रियो, जिसकी मीनिंग है वो यंग वन जो ज़ायगोट से बन रहा है। जो ज़ायगोट क्या है, जब मेल और फीमेल या प्लांट्स में या एनिमल्स में जब स्पर्म और ओवम इनका जब ये जब आपस में मिलते हैं, जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसके बाद जो एग जो है ना स्पर्म के मिलने के बाद वो ज़ायगोट बन जाता है। वो ज़ायगोट कुछ पल के बाद, कुछ टाइम के बाद, टाइम पीरियड अलग अलग है, डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसको क्रॉस करके वो एम्ब्रियो बन जाता है। उस एम्ब्रियो में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, डिफरेंट स्पीशीज में ये डिफरेंट प्रोसेस है, प्लांट्स में डिफरेंट है, और तो वो एम्ब्रियो है। और मैं फिगर आपको अगर समझा दूं, ये मैंने ह्यूमन बीइंग के एम्ब्रियो की ली हुई है। अगर आप देख लें तो ज़ायगोट जो ये बना हुआ है, ये ज़ायगोट बहुत सारी टाइम पीरियड के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट चेंजेस में जो है वो चल रहा है, और फाइनली ये एक जो है वो पर्टिकुलर शेप जो है वो ले लेता है। जैसे इंसान में इंसान की ले लेता है, दूसरे जानवर जो हैं उनमें उनकी ले लेता है। तो इस एम्ब्रियो के बारे में जो ब्रांच हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये कैसे बनता है और इनमें कौन सी चेंजेस आती है। ये जो चेंजेस आ रही हैं ज़ायगोट से लेके एम्ब्रियो बनने तक, एक यंग वन बनने तक, ये जो चेंजेस आ रही हैं, इन चेंजेस को डेवलपमेंटल चेंजेस कहा जाता है, प्रोग्रेसिव चेंजेस कहा जाता है। इन्हीं चेंजेस के बारे में हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्रोग्रेसिव बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये डेफिनेशन मैंने जो रखी आपके लिए, 2 रखी हैं, एक ओल्ड है एक न्यू है। न्यू ये है द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बनता है और एम्ब्रियो का बनना और उसका आगे डेवलप होना। उसके दूसरी जो पुरानी है वो ये प्रोग्रेसिव या डेवलपमेंटल चेंजेस जो
आ रही हैं जायगोट बनने के बाद एक जानदार बनने तक, या जानदार जो उसमें बनता है, ये सारी नॉलेज जो हमें एम्ब्रियोलॉजी प्रोवाइड करती है। आपको एक और बात बता दूं, इन सारी ब्रांचेस पे आगे चल के डिपार्टमेंट बनते हैं, फील्ड्स बनती हैं, शोबे बनते हैं, जिनमें पर्टिकुलरली स्टडी की जाती है इनके बारे में, और उसी डिपार्ट फील्ड का जो है वो बंदा उससे पढ़ के स्पेशलिस्ट बनता है। अब बढ़ते हैं जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी, वो मैंने जो आपके लिए सिलेक्ट की है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी को पुराने टर्म के हिसाब से जो अब नहीं, न्यू सिलेबस में नहीं आ रहा, पुराने इकोलॉजी पढ़ते थे। ये इकोलॉजी जो टर्म है ये ग्रीक टर्म ओकोस से लिया गया है, जिसका मतलब है होम और हैबिटेट, रिहायश घर, जहाँ जो जानदार रहता है वो उसका जो है होम कहलाता है, उसकी रिहायश कहलाता है, जहाँ पे वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। इस तस्वीर का अगर आप जायजा ले लें तो ये प्लांट्स हैं, और ये जानदार, ये सारे जो है ये पीएन और कॉक, ये सारे, ये जो एयर, सनलाइट, ये एटसेट्रा, ये चीज़ें जो हैं जानदार और गैर जानदार चीज़ें, मालिक्यूल, ये सोयल के अंदर जो चीज़ें, मिनरल एलिमेंट्स एटसेट्रा, या बाहर लिविंग थिंग्स में जो है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये एक दूसरे पे कैसे असरअंदाज होते हैं, ये एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, और ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें जो ब्रांच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो इकोलॉजी है और एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। मसलन अगर टर्म के हिसाब से हम इसकी मीनिंग लें तो रिहायश, जहाँ पे जानदार अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, उसके बारे में जो हमें उसका माहौल है, उसकी जो रिहायश है, उसका जो वहाँ पे पलना है, वहाँ पे वो बड़ा होता है, इन सारी जो है एस्पेक्ट्स पे हमें जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मैंने आपके लिए डेफिनेशन जो यहाँ पे रखी है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार जो है उनके अपने बीच में जो है वो रिश्ते, और नॉन लिविंग फैक्टर जो एनवायरनमेंट के हैं उन से उनके जो है रिश्ते, और उन नॉन लिविंग फैक्टर का जो है कौन सा इफेक्ट उन पे पड़ रहा है, या लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग फैक्टर पे और नॉन लिविंग फैक्टर का लिविंग थिंग्स पे, जो ये एक दूसरे से जो ये रिश्ता है इनका, इनके बारे में हमें जो है वो इकोलॉजी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो मैंने ब्रांच सिलेक्ट की है आपके लिए वो है ब्रांच सीरीज वाइज 7 ब्रांचेस पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और इस लेक्चर में मैंने ऐड से शुरुआत की है, और ये ब्रांच जो 10th नंबर है वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का टर्म जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, पैलेओस, जिसकी मीनिंग है एंशिएंट, वो जानदार जो बहुत पहले थे, जिनको हम कदीम कहते हैं, बहुत पुराने, बहुत जो अब शायद इस ज़मीन के सरफेस पे वो अवेलेबल ना है, चाहे वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो ऑन्टोस जो टर्म है सेकंड, इसका मतलब, पैलियोस का मतलब एंशिएंट, कदीम, और ऑन्टोस का मतलब है बीइंग ऑर्गेनिजम्स, हम जिसको जानदार कह सकते हैं। ये जानदार जो बहुत पहले यहाँ पे मौजूद थे धरती पे, और अब वो फॉसल्स फॉर्म में, या वो स्केलेटन में, या वो ऐसी डैमेज्ड बॉडीज में पाए जाते हैं जो अब लिविंग तो नहीं है, वो नॉन लिविंग है, और उनके बॉडीज में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी लिविंग नहीं है। तो उन जानदार को हम पैलियोस कहते हैं ग्रीक में, और हम इंग्लिश में उसे फॉसल्स कहते हैं। तो उन फॉसल्स के बारे में जो ब्रांच हमें नॉलेज देती है कि वो फॉसल्स किसके हैं, वो उनकी साइज क्या है, वो कितने पुराने हैं, वो एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें वो सारी हमें प्रोवाइड करती है, उसे हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। और जो पुरानी बहुत जिंदगी थी, अगर डेफिनेशन से लें, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, वो लाइफ जो बहुत पहले थी, और फोर्सेस की मदद से हमें उन ऑर्गेनिक पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ के बारे में जो ब्रांच हम तक इंफॉर्मेशन उनकी पहुंचाती है वो पैलेंटोलॉजी है। और फोसिल्स तो 2 लिविंग थिंग्स के हो सकते हैं, एक प्लांट फोसिल्स हो सकते हैं, प्लांट के जो बहुत पहले थे अब वो धरती पे नहीं है, और एनिमल फोसिल्स। तो इस हिसाब से पैलेंटोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं,
पैलियो बॉटनी जो प्लांट फॉसिल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और पैलियोजूलॉजी जो हमें एनिमल फॉसिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इस पिक में मैंने आपके लिए ये डायनासोर की एक पिक है, ये आपके लिए मैंने एज ए फॉसिल्स जो है यहाँ पे रखी थी। ये अब जानदार अब धरती पे मौजूद नहीं है, और ये क्यों मौजूद नहीं है इसके भी बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, बहुत सारे जो है वो बातें कभी आपको जो है वो भी बताएंगे। अगर आप पूछना चाहते हैं कि ये कब मौजूद थे, कैसे ये फना हो गए, ये अब धरती पे क्यों नहीं है, क्या कौन सा इनके साथ मसला हुआ, ये कैसे मर गए एकदम सारे, तो आप कमेंट्स में अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो मैं ज़रूर इस पे जो है वो वीडियो बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, और मैंने जो आपके लिए 11th जो मैंने आपके लिए ब्रांच सिलेक्ट की है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न ब्रांच है जो बायोलॉजी के अंदर मॉडर्न पीरियड्स से इसका जो है वो बहुत रोल प्ले कर रही है, और बहुत सारे काम कर रही है जिन पे जो है वो यकीन करना भी मुश्किल है। चलो, इसका टर्म जो है जैसे आप जानते हैं कि बायो तो ग्रीक टर्म है जिसकी लाइफ, लिविंग थिंग्स। टेक्नो जो वर्ड है वो भी ग्रीक टर्म का है, और इसका जो मतलब है या इसकी जो मायना है वो है आर्ट और स्किल। आर्ट और स्किल या टेक्निक कह सकते हैं इंग्लिश में। लॉगोस मीन्स स्टडी है, मसलन वो टेक्निक, वो स्किल, वो आर्ट जो लिविंग थिंग्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स में अप्लाई करके ऐसी चेंजेस, ऐसे काम करवाए जाए जिससे जो है वो इंसान और दूसरे जानदार जो है उनका भला हो। ऐसे काम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कर रही है। अगर हम इस तस्वीर का जायजा लें, ये एक लैब की तस्वीर है जहाँ पे एक साइंटिस्ट या एक एक्सपर्ट जो है वो प्लांट्स पे कोई जो है तजर्बा कर रहे हैं, और कोई टेस्ट कर रहे हैं या उनके सैंपल ले रहे हैं, और कोई चेंजेस लाने के लिए इस स्पीशीज़ में ये जो प्लांट सिलेक्ट किया है, इसी की स्पीशीज़ में चेंजेस लाने के लिए, बेटर करने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए जो है वो इन पे टेक्निक वो अप्लाई कर रहे हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी का काम है। लिविंग थिंग्स में ऐसा ही हो रहा है। अगर आप देख लें तो जो कैटल है उस पे हो रहा है, या पोल्ट्री फार्म जो है उन पे, ये बहुत सारे ऐसे डिपार्ट्स हैं या ऐसे शोबे हैं जहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी बहुत सारे काम कर रही है। अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि उन टेक्निक्स का जो है वो हम मुताला करेंगे जो टेक्निक्स जीन में हेरा फेरी करने के लिए अप्लाई की जाती हैं, ताकि तब्दीली आए जीन के लोकेशन में, जीन की बनावट में, और हमारी जो ख्वाहिशी, जो हमारी उससे एस्पेक्ट्स जो वाबिस आए वो हम हासिल कर सकें उस प्लांट से या उस एनिमल से। वो टेक्निक जो है, उन टेक्निक का मुताला। और बायोटेक्नोलॉजी जो है इनकी टाइप्स मेरे हिसाब से तो जा रहे हैं: मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन्स के अंदर ऐसी काम कर रही है, ऐसे टेक्निक्स और मेथड्स और स्किल्स अप्लाई कर रही है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रही है। इन्वायरमेंट के अंदर कर रही है, और इंडस्ट्रियल के अंदर जो है वो काम कर रही है। जैसे कि आप देखते हैं ब्रेड है, यीस्ट है, ये सारी चीज़ें यहीं से बायोटेक्नोलॉजी से जो है वो अचीव की गई हैं। बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन्स की हैं, वैराइटीज़ हैं, वैक्सीन्स हैं। तो ब्रांच सिलेक्ट की है 12th नंबर, वो है सोशियोबायोलॉजी। और सोशियो जो टर्म है ये लैटिन टर्म है, और इसका मतलब है टू एसोसिएट, इकट्ठे होकर रहना, एक साथ मिलजुल के रहना। क्योंकि ये हमें जो है वो लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग थिंग्स जो रह रहे हैं, अगर आप एक जंगल की मिसाल ले लें तो उस जंगल में देखें बहुत सारे जानवर, बहुत सारे परिंदे, पौधे, ये सारे इकट्ठे रह रहे, तो उनका कोई ना कोई आपस में इकट्ठे रहने का मकसद होगा, उनका रिलेशनशिप होगा, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, उनका कोई ना कोई अपने बीच कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। तो उस इंटरेक्शन को बरकरार रखने के लिए और इस एनवायरनमेंट को बैलेंस, स्टेबल रखने के लिए उनका जो बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, कोई किसी को खाता है, कोई किसी को नहीं खाता, तो ऐसे जो रिलेशनशिप है उनके बारे में
में सोशियो बायोलॉजी हमें जो है वो स्टडी प्रोवाइड करती है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देख लें, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उनका जो समाजी जो उनका वर्ताव है एक दूसरे के साथ, उसके बारे में ये ब्रांच हमें जो है वो स्टडी प्रोवाइड करती है। दैट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन देम से, उनका आपस में जो एक इंटरेक्ट है या वो कैसे एक दूसरे पे जो है रद्द अमल दिखाती है। इसके बाद जो मैंने आपके लिए ब्रांच सेलेक्ट की है वो है 13 नंबर पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो टर्म है, ये ग्रीक टर्म पैरा से लिया गया है। पैरा का मतलब है आपका मतलब है दूसरों पे भाड़ना, उन पे रहना, उनके ऊपर गुजारा करना, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, इनको हम कुछ तो जानदार है कुछ तो नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो अपने बलबूते पे अपने आप नहीं रह सकते, लिविंग हॉस्टल के बाहर नहीं रह सकते, बॉडीज़ के बाहर नहीं रह सकते। कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे भी पैरासाइट हैं जो इंसेक्ट्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अगर आप इस फिगर का मायना कर लें, ये तस्वीर, इनमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। वर्म्स पड़े हुए हैं, इंसेक्ट्स, बैक्टीरियल सेल, पार्टिकल्स लाइक वायरस, वायरोइंस, प्रोइंस, ऐसी चीज़ें जो है इनमें एज ए पैरासाइट इकट्ठे करके मैंने आपके लिए ये तस्वीर यहाँ पे रखी है, ताकि आप समझ जाएं कि ये सारी चीज़ें जो है ये पैरासाइट है और ये चीज़ें जो है ये दूसरों जानदार चीज़ों पे जो है वो डिपेंडेंट होती है। दूसरों पे जो है इनका ऐसा समझेंगे, इनकी लाइफ जो है दूसरों पे चलती है। तो उस हिसाब से इस टर्म का, इसका मतलब जो है वो अप लिया गया है। अब पैरासाइट जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक जो है वो जिस्म सेल के अंदर रहते हैं, उन्हें हम एंडोपैरासाइट कहते हैं, और दूसरे जो बॉडी के सरफेस पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। जैसे आप मॉस्किटो को लें, ये एक्टोपैरासाइट इंसेक्ट है। अगर आप जो है वो दूसरे ऐसे हुकूमस है, टेपवर्म, ऐसी बहुत सारे वर्म्स हैं, वो बॉडी के अंदर रहते हैं, लिवर फ्लूक है, इनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। तो ये पैरासाइट हैं, और इन पैरासाइट के बारे में, इन पैरासाइट का जो रिलेशनशिप है अपने होस्ट के साथ, उसके बारे में हमें पैरासाइटोलॉजी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और 14th नंबर ब्रांच जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है वो है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोन वर्ड ये ग्रीक टर्म है, फार्मेकोन से लिया गया है, और इसका मतलब है ड्रग। वो सब्सटेंस जो पेन या ऐसा जो सेडेटिव अफेक्ट जो क्रिएट करे बॉडी पे, उससे हम ड्रग कहते हैं। ड्रग बहुत सारे किस्म के हैं, कुछ बनाए जाते हैं, कुछ नेचुरल हैं, कुछ सिंथेटिक हैं, एक्सेट्रा। ये हम आगे बढ़ेंगे तब उन पे जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप इस तस्वीर में देख लें, ये बहुत सारी टेबलेट्स, मेडिसन, वैक्सीन, इंजेक्शन एक्सेट्रा, ये डिफरेंट फॉर्म में ये ड्रग्स पड़े हुए हैं, जो डिफरेंट जो है वो मकसद के लिए बॉडी पे अप्लाई होते हैं। कुछ खाए जाते हैं, कुछ लगाए जाते हैं। तो इससे इन ड्रग्स का जो एक्शन है उसके बारे में फार्मेकोलॉजी हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और इसके बाद जो लास्ट ब्रांच है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। 15th नंबर जो ब्रांच है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। और जो भी मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग थिंग्स के, सेल्स के, बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल और लिविंग बॉडी से वाबस्ता हैं, जो सेल को बनाने में, सेल के ऑर्गेनेल्स, जो सेल्यूलर पार्ट्स, जो मैं लास्ट लेक्चर सेल बायोलॉजी पे दे चुका हूँ, उसमें मैंने जिक्र किया है कि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, या ये जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं, सेल्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं, सेल्यूलर पार्ट्स कहते हैं। ये ऑर्गेनेल मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब इकट्ठे होते हैं तो वो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, और उन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं। ये ऑर्गेनेल और सेल ये मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, और इनके बारे में, हमारी बॉडी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई है। जो हम खाते हैं, जो हमारी ग़िज़ा 7
पार्ट्स पे बंधी हुई है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं हमें। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे सेल और बॉडी कंज्यूम करते हैं और उनसे एनर्जी पैदा होती है और हमारे सेल, बॉडी रिपेयर और ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो है ये किस चीज़ के बने हुए हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, ये बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, ऑर्गेनेल के अंदर इनका क्या रोल है, इन सारी चीज़ों पे जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये थी लास्ट ब्रांच इस लेक्चर की। और ये लेक्चर जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और लास्ट में जो है मैं आपको यही कहूँगा कि मैं अपकमिंग डेज में जो है वो मैं क्रैश कोर्स की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। उन फर्स्ट चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज वो सवाल सिलेक्ट करूँगा जिस पे सिर्फ मैं बात करूँगा, और मेरे हिसाब से, मेरे तजर्बे के तहत कि मैं आपको जो है वो गैस क्वेश्चन के तौर पे आपको मैं उन पे लेक्चर दे के आपकी प्रेप कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपने उन लेक्चर को अच्छी तरह सुना तो आप एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर के जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपका ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने में कोई आपका इतना नुकसान तो नहीं हो रहा। शेयर करें ताकि दूसरों को तक पहुँचे, और आपके शेयर करने से हमें थोड़ा हौसला मिल जाता है। आपके लाइक करने से हमें हिम्मत मिलती है कि हम ऐसा कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट जो है वो बनाते रहें और आपके लिए ले आते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।